अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि DGISI को तब्दील कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को DGISI बना दिया गया है। अब इस तब्दीली पर एक तबके का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, उनका कहना है कि जी मरीम नवाज़ साहिबा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी धुआंधार जो है वो तकरीर की, तो जिसमें फैज़ साहब पर बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, जिस इल्ज़ामात के बाद ये तब्दीली जो है वो सामने आई है। हम उनका ट्वीट भी आपको आगे चलकर वो शख्सियत का नाम भी लेंगे, उस पर भी बात करेंगे और जिशान साहब से बात करेंगे वो इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं। और फैज़ साहब जिन्होंने जो अफ़गानिस्तान का सारा मामला हुआ उसमें वहाँ गए भी, जिस पर इंडियन मीडिया में भी बड़ी बातचीत हुई, और इस तब्दीली पर जो भारतीय मीडिया है वो बड़ा जश्न मना रहा है। इस सारे मौज़ूआत पर हम ज़िशान साहब से बात करेंगे। ज़िशान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं, और दूसरा ये कि जनाब एक तो प्रोफेशनल अदारा है फ़ौज, और एक सना बुच्चा साहिबा बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा, ट्वीट करके कहती हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और उन्होंने DGISI जो साबका थे फैज़ साहब पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, और ये तब्दीली फ़ौज में जो की गई है वो उन इल्ज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए की गई। पहले आप ये बताएं कि ये तब्दीली जो हुई है ये आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, पहले मैं इस पे बात करूंगा। ये जो दो तरह के रिएक्शन आए हैं ना, एक तो ये सना बुच्चा वगैरह के, ये मतलब चाइल्डिश सी बात है, लेकिन कसूर उनका नहीं है। उन्होंने सारी ज़िंदगी क्या किया है, मॉडलिंग के लिए कपड़े, आहो ये नहीं ये वाले पहन लो, दूसरा जोड़ा देखा तो वो पहन लिया, तो वो फिर इसी तरह जब वो न्यूज़ में आई, एंकरिंग में, प्रोग्रामिंग में, उसमें भी यही किया। वो अचानक पर्चा आ जाता है कि ये नहीं, ये कर ब्रेकिंग न्यूज़, अच्छा इसको पढ़ ले, ये सवाल कर ले, तो वो समझते हैं सारी दुनिया में ऐसे ही चलती है। तो जाहिर है ऐसे नहीं चलती, प्रोफेशनल इदारा है। दूसरा, फिर जो लोग ट्विटर पे आपने देखा होगा कि जी बड़े प्रोफेशनल हैं, वो जी फलां हैं, हज़ारों खूबियाँ जो जनरल साहब को खुद नहीं पता होगी वो बयान की हुई हैं। बुनियादी बात यह है कि जाहिर है वो लेफ्टिनेंट जनरल है, एक प्रोफेशनल फ़ौज के हैं, वो जाहिर है इतने पैमाने से ऊपर आए हैं तो उनमें कुछ था, तो आए हैं, उनमें काबिलियत थी, उनमें प्रोफेशनलिज्म ना होता तो इतने ऊपर वो कैसे? प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है ना, एक प्रोफेशनल अफसर है, तो अगर प्रोफेशनल अफसर ना होता तो वो लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बनता? वो मेजर रिटायर्ड हो जाते। जो प्रोफेशनल नहीं होते हमारे सामने है, हमारे माशरे में आम लोग देखते हैं, वो मेजर या बहुत हाथ मार ले तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते। उससे ऊपर स्टाफ कॉलेज, और ये इन्होंने तो किंग लंदन से बिल्कुल वहां से वार स्टडीज में मास्टर्स किए हुए, तो ये प्रोफेशनल लोग हैं। उन्होंने फिर आप देखें कहाँ का IGFC रहे, फिर कराची के अभी कोर कमांड करके आ रहे। तो ये बुनियादी बात है कि इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं बना लेना चाहिए। जो एक तरह का तबका रिएक्शन देता है वो भी बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, और जो दूसरा होता है उसमें भी बदकिस्मती से गुस्सा, इश्तिआल, वो चीज़ें होती हैं, तो वो भी अपने दर्जे से बहुत नीचे ऊपर के करते हैं। ठीक है, तो ये DGISI जो नए आए हैं अंजुम साहब, इनकी जो तब्दीली है इसके बाद इनको जो चैलेंजेस हो गए, जो खित्ते में चैलेंजेस है, वो कैसे इनके साथ नबर्दे आजमा होंगे? देखें, वो चैलेंजेस कौन कौन से? जो आपने पिछला सवाल किया था उसका मैं इससे रिलेट करूंगा। जो चैलेंजेस हैं कि आपने कहा कि भारत में बहुत जश्न मनाया जा रहा है। भारत में क्यों जश्न मनाया जा रहा है? भारत में जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो ISI में 6 साल रहे, पहले DGC और फिर DGISI, तो वहाँ उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ था उनके एजेंसियों को। उन्होंने ज़ाहिर है उनके तमाम इन्वेस्टमेंट को इधर अफ़गानिस्तान में बुरी तरह उनके तमाम रास्ते ब्लॉक किए, तकरीबन सारी वो जो बिलियंस की उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसे वेस्ट कर दिया। तो उसके बाद उन्हें बड़ा गुस्सा था कि अच्छा यार ये कैसा बंदा है, ये बैठा हुआ है, ये कभी इधर उधर हो जाए। लेकिन मैं भारतीय मीडिया और भारतीय एजेंसियों और लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि इधर जो मर्जी जर्नल आ जाए, ये इदारा है, इसकी पॉलिसी नहीं बदलनी। पॉलिसी की तो एक चेन होती है ना, वो ये जो मर्जी कर ले, वो कल घोषण आज भी भेजेंगे, उसे पकड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि अब वो दूसरा जर्नल आ गया तो कुछ नहीं होगा। वो भारत उससे ज़्यादा, पहले से ज़्यादा भारत के मुकाबले में लीथल साबित होगा। क्यों कि एक तो ये सारे जनरल जो अब आ रहे हैं ये बैटल हार्डन है, ये जंगें लड़ के आ रहे हैं, इन्हें पता है कि दुश्मन किस तरह की साजिशें करता है, क्या कुछ करता है। और दूसरा,
ये सोचना कि जाहिर है हर दिन के साथ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। अब एक और चैलेंज जो अभी आपने शायद चंद दिन 2 दिन से आपने नोट किया हो, मतलब वो पहले तो ये चूँकि अफगानिस्तान के बाद सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है तो मुख्तलिफ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। भारत तो पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल चैलेंज है, वो हम माने या ना माने, वो हमेशा हमारी जड़ें काटने में लगा हुआ है, कभी दहशतगर्दी से, कभी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से, कभी क्रिकेट से। हालांकि देखें ना, ये इस सतह पर घटियापन पर भारत आया, हमारी तरफ से नहीं हुई, वरना होने को तो दुनिया में जाहिर है कुछ भी हो सकता है, वरना होने को तो ये भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी तो फिर क्रिकेट तो बरसगीर में भी नहीं होगी, और जाहिर है उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है उस पर नहीं आते, ये हमारा थोड़ा सा एक है और अच्छी बात है, होना चाहिए। बाकी जो बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ वो ये है कि अब आपने देखा होगा वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इनमें एक स्टोरी आई है, वो अब इंटरेस्टिंगली जी CIA के लोग हैं जी, वो किसी मुल्क में जाते हैं तो उन्हें ISI जी टर्न कर लेती है, फिर उन्हें इस्तेमाल कर लेती है अपने आगे। अब ये बड़ी बेवकूफ़ाना सी बात है कि खुफिया इदारे के वो रूल्स हैं और वो एक मीडिया इदारों को, और उनको जो बदनाम है और मशहूर है कि ये उन्हीं इदारों के लिए काम कर रहे, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद जाहिर है हमारे नए DG हों या नए जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए दे आर डूइंग वेरी वेल, तो वो अभी अपने काम को फोकस रखना चाहिए। शुरू हुआ ना यहाँ पे हाँ, तो ये बिल्कुल इसके लिए फोकस, इन्हें अनफोकस करने की जरूरत नहीं है। ये तारीफें, ये सब आपको पता है, ये इंटेलिजेंस इज अ वेरी डर्टी गेम, उसमें ये नहीं हो सकता कि बस आपने बाय बुक जाना है। बाय बुक अगर वो एक इंटेलिजेंस के बंदे से बात हुई थी तो उसने कहा था कि अगर कानून को और सारा कुछ फॉलो करे तो फिर हो गई इंटेलिजेंस हो गई सही है सर। चलो थोड़ा सा हम इससे निकल के हम आज सियासत की तरफ आते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज साहिबा बड़ी गरजी बरसी और धुआंधार तकरीर की, और DGI से जो साबका अब हो चुके हैं फैज साहब, उन पर भी सही इल्ज़ामात लगाए। इसकी अभी वजूहात क्या हैं? अब वो मतलब कि क्या कह रही हैं आप इन दिनों? मरियम नवाज के टेबल टॉक करना चाह रही हैं कि मतलब क्या चाह रही हैं? वो सारे माजी की बातें दोबारा सामने लेकर आ रही हैं। देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये वही फैज़ हमीद साहब हैं जिनके बारे में मरियम ने मीडिया पे कहा था कि मुझे तो किसी ने जाली बन के फ़ोन किया तो मैं इसकी शिकायत लगाऊंगी, हाँ, खातर लिखूंगी शिकायत का। तो वो तब नहीं थे, तब भी तो इलेक्शन हो चुके थे, तब भी तो यही थे ना फैज साहब, लेकिन तब सूरत हाल और थी। असल में मसला क्या है, अब नून लीग को देखें, शुजा पाशा 2011 में इन्होंने उसे बदनाम किया कि इन्होंने बनाया। 2014 का धरना हुआ, इन्होंने ज़हीरुल इस्लाम के पीछे लगा दिया कि ये कर दिया। अब 2018 के इलेक्शन आ रहे हैं तो इन्होंने सारा फैज साहब पे डाल दिया। अब बात ये है कि उस वक्त तो फैज साहब DGC थे, वो अब DGC इतना मेजर जनरल थे, बिल्कुल मेजर जनरल थे। वो क्या इतने पावरफुल थे कि DGI जो इनके रिश्तेदार नवीद मुख्तार साहब थे वो इतने बेबस थे, या तब के आर्मी चीफ जो अब भी आर्मी चीफ हैं उनका नाम तो नहीं लेते। पता नहीं, शायद कोई डील शील का होगा, इम्कान होगा, कोई उम्मीद होगी कि अगर ये ना हो ना ज्यादा कुछ किया तो बिल्कुल ही रास्ते बंद हो जाए। हाँ, तो इसलिए जो है ना वो मरियम साहिबा बेचारी कभी इधर ऐसे कोशिश करती हैं, कभी मफाहमत मजामत पावर टॉक्स टू पावर अपनी तरफ से कि हम बहुत बड़े हैं। इमरान सारी जिंदगी कद बड़ा करने के लिए इल्जाम लगाए जाते हैं। देखें, ये इल्जाम के बहुत सारे मकासद होते हैं, जाहिर है ये नहीं है कि कोई एक है, जाहिर है इसमें एक मकसद ये भी होता है कि कहीं अगर शहबाज शरीफ से बातचीत चल रही है, कहीं कुछ है तो उसको भी अनडू किया जाए, जो मुसलसल कोशिश है। नहीं, एक जो कहा जाता है ना कि ये जो किसी पर तनकीद करना, इसका मकसद जो है वो बेसिकली टेबल टॉक करना है कि आए बैठे हमारे साथ बात करें, और वो एक तरह का तवज्जो दिलाओ नोटिस ही है कि साड़ी भी सुन लो, असी भी कब से राह में पड़े हैं। तो वो मोहम्मद जुबैर से, वो आपको याद ही होगा कि जब मोहम्मद जुबैर की मुलाकातें हुई तो मियाँ साहब ने शिकवा किया कि इससे ज्यादा रायत तो हमें बशरफ दौर में मिलती रही है। तो वो तो उन रायतों के आदी है ना, तो वो तो ये समझते हैं। तो वो जो बात हो रही थी ना कि मतलब मैं आपको वो कह रहे थे आप फैज़ पे और DGI पे इल्ज़ामात, तो ये नून लीग की तारीख है, चूँकि इन्हें सियासत
सियासत में लाया उन्होंने, सियासी जमात उन्होंने बनाया, उन्होंने IGI से वज़ीर आज़म बनाया, तो ये समझते हैं कि सारा यही करते हैं। दूसरी जो जमातें हैं ना वो भी ऐसे ही वज़ीर आज़म बनी है। ज़ुबैर का भी आपने नाम लिया था, वीडियो वाली हम बात नहीं करेंगे, तो वो भी कुछ इल्ज़ाम तो देखे वो एक पर्सनल मामला है। बहरहाल वो मतलब खुद बंदे को ये बातें करते हैं। वो मियाँ साहब कम से कम लंदन बैठे हैं आजकल, तो वो अच्छे माहौल में है, पुरसुकून है, फ्रेश है, उन पे कहीं से प्रेशर नहीं है। वो जो कहते हैं मुझे हर वक्त मेरे पे प्रेशर रहता है, तो वो नहीं है। तो वहाँ तो थोड़ा बहुत को महज़ब इक़्तिदार के बारे में सुन पढ़ रहे होंगे कि वहाँ के मिनिस्टर की वीडियोस आए ऐसी, तो वहाँ क्या होता है। तो चले सुनने पढ़ने वाली बात तो आप छोड़ें आप मियाँ साहब की। लेकिन आज मियाँ साहब का तज़किरा भी हुआ था। मरियम नवाज से जब सवाल होता है कि कब वापस आएंगे, वो खामोश रहती हैं। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि बड़ा चहेता जरा इल्ज़ामात लगा रहे शहबाज शरीफ थे, लेकिन नवाज शरीफ जवेल लतीफ़ सब डटे रहते हैं। देख वो कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं। वापसी से मुताल्लिक आप क्या समझते हैं, मियाँ साहब आएंगे सर्दियाँ गुजारने? खास उन्होंने सर्दियों की बात की है। अब ये कौन सी सर्दी हैं उन्होंने नहीं बताई। दिसंबर कौन सा वो भी नहीं बताया। ये इसलिए नहीं बताया कि उन्हें पता है कि उन बेचारों को तो नवाज शरीफ से कॉल करने की इजाज़त नहीं है। ये शायद खाकान अब्बासी तक जैसे रहनुमाओं ने मियाँ साहब से बात करनी हो तो पहले सागडार को या हुसैन नवाज को फ़ोन करते हैं कि मेहरबानी करो गल करा दो। तो ये तो इनकी हालत है। बाकी मरियम इसलिए नहीं बोलती कि उन्हें कोई पता नहीं है ना कि कब आ जाए। मियाँ साहब को आज लगे कि प्लेट तैयार है, हलवे की देग खुल रही है और केसेस का भी कहा जा रहा है, यकीन दहानियां करा दी गई हैं, तो मियाँ साहब आज घोड़े पे सवार होके आज सेहतमंद असल मुंतजिर वही है, जो मर्जी आप कर लें। वो इनकलाब, वोट को इज्जत देना होता था। तो जब वो उधर वोट था, जब वो मौका था जिसमें जो मरियम ने कहा था मैं गुनाह में शामिल नहीं थी, तो वो जो तकरीब हुई थी जिसमें 8 लोग थे जिनसे हुसैन नवाज ने कुरान लेके आया था, हलफ लिया था, तो तब मियाँ साहब को वो ये वोट की इज्जत दो नहीं पता थी। सर 2016 में पनामा आता है और 2021 में पंडोरा आता है। 2016 में पनामा आता तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो उस वक्त के अपोजिशन में थे 24 घंटे के अंदर अंदर लाहेअमल भी दे देते हैं, अपना मुतालबात भी रख देते हैं। आज 3 दिन गुजर चुके हैं, पंडोरा में बात होती है हल्की फुल्की सिर्फ बयानात की हद तक, कोई लाहे अमल मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आए। सबसे बड़े मुतासर मुस्लिम लीग नून है, कोई पीपल्स पार्टी इस पर नहीं बोली। वजह क्या है इसकी भी? असल में ना वो जब आपके अंदर चोर हो ना तो आप डरते रहते हैं। उन्हें ये है कि ये मामलात पे ज़्यादा आगे चले गए, ये ना हम फंस जाएं, मजीद फंस जाएं। तो इसलिए इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है कि मरियम के दामाद की भी बात होगी तो जाहिर है अल्टीमेटली सियासत में नहीं, फिर बयानियां फिर वो सारी बातें होंगी, फिर हकीकत में मुश्किलात पैदा होंगी। देखिए हुकूमत भी जाहिर है मतलब बयानी की बात अलग है, लेकिन हुकूमत भी फेयर तो नहीं खेल रही। जो हुकूमत ने तो वो इमरान खान का जो बतौर अपोजिशन में था रिएक्शन था वो तो नहीं है ना। अब वो कह रहे कमीशन बनाना, तो वो बात नहीं है, वो उनका अपनी जगह, वो हुकूमत का फेयर प्ले नहीं है। लेकिन तब ये ज़रूर था कि तब की अपोजिशन ने, इमरान खान ने हुकूमत पे प्रेशर डाला था। अब वाले तो उससे भी गए गुजरे, वो तो बैठे हैं घर में। जैसे बिलावल ने आज कोटली में कहा है, कहता है शफाफ इलेक्शन हो तो पूरे मुल्क में हमारी हुकूमत हो। तो अभी कंटोनमेंट में इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी 17 सीटें, पंजाब में एक भी नहीं, पंजाब में एक भी नहीं, 14 सीट से जीती 3। अच्छा, कुछ सहाफियों को कहना इलेक्शन वाली बात पे, कुछ सहाफियों को कहना कि आइंदा इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग नून पूरे जो ना चारों सूबों की जमात बन के निकलेगी और PTI को तो शायद पंजाब से 1-2 सीट मिले। तो आइंदा का इलेक्शन आप जो सूरत बन रही है, आप क्योंकि 2 साल से कम अरसा रह गया, अब वो कहा जाता है नियरली हाफ डन, शुरू हो गया मामला। तो वो बेशक अब तो इलेक्शन 2022 वैसे भी एंड में इलेक्शन का ही कहा जाता है, बजट के बाद इलेक्शन, तो वो तो नजर आ रही हैं। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी डेवलप, ये तजियाकारों को आप छोड़ दें, आप वैसे देखें मरियम वज़ीर आज़म बन नहीं सकती, शहबाज शरीफ को मरियम वज़ीर आज़म बनने नहीं देगी, इमरान खान की कारकर्दगी नहीं है और बिलावल की सलाहियत नहीं है। अब इस सिचुएशन में देखे ना, अब सबकी नजर है कि कोई हाथ पकड़ ले, कोई अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। कोई इमरान ने भी तो कोशिश की ना कि रोक ले DGI को, शायद वो कुछ कर दे। तो हर बंदा जो है ना इस चक्कर में कि हाय कहीं CVA लेके बैठे हैं कि हाय को प्राइम मिनिस्टर बना दे। बस देखते हैं फिर आइंदा क्या होता है। बड़ा दिलचस्प आने वाले सिचुएशन जो है ना, और दिन जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सूरत हाल मजीद दिलचस्प होगी। खास तौर पे शरीफ खानदान में लड़ाई मजीद वाइड होगी। इसी तरह सर ये लड़ाई है भी या सिर्फ मीडिया में अपना जो है वो
रखने के लिए कि ठीक है जी एक जो है वो चाचा जो है वो पिछले नहीं, वो बातचीत कर रहा शरीफ है। खानदान की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि सारे जो निगाहों का मरकज है ना वो अपने घर पे रखना है, गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहो, हाँ। कभी इधर कभी कभी उधर, कभी उधर, इसको कभी पास कर दिया, तो ये करते हैं इनका। लेकिन इस दफा मसला ये हुआ है कि पहले एक भाई जाके पाँव पकड़ता था तो दूसरा गर्दन पकड़ता था, तो वो बीच में आ जाते थे, भाईजान बस कर दो। इस दफा वो नहीं आ रहे, इसलिए अब हर स्ट्रेटजी नाकाम हो चुकी है। तो हालात जो है ना आने वाला सिचुएशन वो बड़ी दिलचस्प होगी। नाज़रीन आज की वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।